नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्टोरी पॉडकास्ट में। चलिए शुरू करते हैं कहानी। गबन भाग 16। लेखक मुंशी प्रेमचंद। संध्या हो गई थी। म्युनिसिपैलिटी के अहाते में सन्नाटा छा गया था। कर्मचारी एक एक करके जा रहे थे। मेहतर कमरों में झाड़ू लगा रहा था। चपरासियों ने भी जूते पहनना शुरू कर दिया था। खोचे वाले दिन भर की बिक्री के पैसे गिन रहे थे, पर रमानाथ अपनी कुर्सी पर बैठा रजिस्टर लिख रहा था। आज भी वह प्रातःकाल आया था, पर आज भी कोई बड़ा शिकार न फंसा। वही 10 रुपए मिलकर रह गए। अब अपनी आबरू बचाने का उसके पास और क्या उपाय था। रमा ने रतन को झांसा देने की ठान ली। वो खूब जानता था कि रतन की यह अधीरता केवल इसलिए है कि शायद उसके रुपए मैंने खर्च कर दिए। अगर उसे मालूम हो जाए कि उसके रुपए तत्काल मिल सकते हैं तो वो शांत हो जाएगी। रमा उसे रुपए से भरी हुई थैली दिखाकर उसका संदेह मिटा देना चाहता था। वो खजांची साहब के चले जाने की राह देख रहा था। उसने आज जानबूझकर देर की थी। आज की आमदनी के 800 रुपए उसके पास थे। इसे वो अपने घर ले जाना चाहता था। खजांची ठीक 4 बजे उठा। उसे क्या गर्ज थी कि रमा से आज की आमदनी मांगता। रुपए गिनने से ही छुट्टी मिली। दिन भर वही लिखते लिखते और रुपए गिनते गिनते बेचारे की कमर दुख रही थी। रमा को जब मालूम हो गया कि खजांची साहब दूर निकल गए होंगे तो उसने रजिस्टर बंद कर दिया और चपरासी से बोला, थैली उठाओ, चलकर जमा कराए। चपरासी ने कहा, खजांची बाबू तो चले गए। रमा ने आंखें गाड़ कर कहा, खजांची बाबू चले गए? तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? अभी कितनी दूर गए होंगे? चपरासी, सड़क के नुक्कड़ तक पहुंचे होंगे। रमानाथ, ये आमदनी कैसे जमा होगी? चपरासी, हुक्म हो तो बुला लाओ। रमानाथ, अजी जाओ भी, अब तक तो कहा नहीं। अब उन्हें आधे रास्ते से बुलाने जाओगे। हो तुम भी निरे बछिया के ताओ। आज ज्यादा छान गए थे क्या? खैर, रुपए इसी दराज में रखे रहेंगे। तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी। चपरासी, नहीं बाबू साहब, मैं यहां रुपया नहीं रखने दूंगा। सब घड़ी बराबर नहीं जाती। कहीं रुपए उठ जाए तो मैं बेगुनाह मारा जाऊं। सुभीते का ताला भी तो नहीं है यहां। रमानाथ, तो फिर ये रुपए कहां रखूं? चपरासी, हुजूर, अपने साथ लेते जाए। रमा तो ये चाहता ही था। एक इक्का मंगवाया, उस पर रुपयों की थैली रखी और घर चला। सोचता जाता था कि अगर रतन भभकी में आ गई तो क्या पूछना। कह दूंगा 2-4 दिन की कसर है। रुपए सामने देखकर उसे तसल्ली हो जाएगी। जालपा ने थैली देखकर पूछा, क्या कंगन न मिला? रमानाथ, अभी तैयार नहीं था। मैंने समझा रुपए लेता चलूं जिससे उन्हें तसल्ली हो जाए। जालपा, क्या कहा सर्राफ ने? रमानाथ, कहा क्या, आजकल करता है। अभी रतन देवी आई नहीं। जालपा, आती ही होगी, उसे चैन कहा। जब चिराग जले तक रतन न आई तो रमा ने समझा अब न आएगी। रुपए अलमारी में रख दिए और घूमने चल दिया। अभी उसे गए 10 मिनट भी न हुए होंगे कि रतन आ पहुंची और आते आते बोली, कंगन तो आ गए होंगे। जालपा, आ गए हैं, पहन लो। बेचारे कई दफा सर्राफ के पास गए। अभागा देता ही नहीं, हीले हवाले करता है। रतन, कैसा सर्राफ है कि इतने दिन से हीले हवाले कर रहा है। मैं जानती कि रुपए झमेले में पड़ जाएंगे तो देती ही क्यों। न रुपए मिलते हैं न कंगन मिलता है। रतन ने ये बात कुछ ऐसे अविश्वास के भाव से कही कि जालपा जल उठी। गर्व से बोली, आपके रुपए रखे हुए हैं, जब चाहिए ले जाइए। अपने बस की बात तो है नहीं। आखिर जब सर्राफ देगा तभी तो लाएंगे। रतन, कुछ वादा करता है, कब तक देगा? जालपा, उसके वादों का क्या ठीक, सैकड़ों वादे तो कर चुका है। रतन, तो इसके मानी ये है कि अब वो चीज न बनाएगा। जालपा, जो चाहे समझ लो। रतन, तो मेरे रुपए ही दे दो, बाज आई ऐसे कंगन से।
जालपा झमक कर उठी, अलमारी से थैली निकाली और रतन के सामने पटक कर बोली, ये आपके रुपए रखे हैं, ले जाइए। वास्तव में रतन की अधीरता का कारण वही था जो रमा ने समझा था। उसे भ्रम हो रहा था कि इन लोगों ने मेरे रुपए खर्च कर डाले, इसीलिए वो बार बार कंगन का तकाजा करती थी। रुपए देखकर उसका भ्रम शांत हो गया। कुछ लज्जित होकर बोली, अगर 2-4 दिन में देने का वादा करता हो तो रुपए रहने दो। जालपा, मुझे तो आशा नहीं है कि इतनी जल्दी दे दे। जब चीज तैयार हो जाएगी तो रुपए मांग लिए जाएंगे। रतन, क्या जाने उस वक्त मेरे पास रुपए रहें या न रहें। रुपए आते तो दिखाई देते हैं, जाते नहीं दिखाई देते। न जाने किस तरह उड़ जाते हैं। अपने ही पास रख लो तो क्या बुरा। जालपा, तो यहां भी तो वही हाल है। फिर पराई रकम घर में रखना जोखिम की बात भी तो है। कोई गोलमाल हो जाए तो व्यर्थ का दंड देना पड़े। मेरे ब्याह के चौथे ही दिन मेरे सारे गहने चोरी चले गए। हम लोग जागते ही रहे, पर न जाने कब आंख लग गई और चोरों ने अपना काम कर लिया। 10,000 की चपत पड़ गई। कहीं वही दुर्घटना फिर हो जाए तो कहीं के न रहें। रतन, अच्छी बात है, मैं रुपए लिए जाती हूं, मगर देखना निश्चिंत न हो जाना। बाबूजी से कह देना सर्राफ का पिंड न छोड़े। रतन चली गई। जालपा खुश थी कि सिर से बोझ टला। बहुधा हमारे जीवन पर उन्हीं के हाथों कठोरतम आघात होता है जो हमारे सच्चे हितैषी होते हैं। रमा कोई 9 बजे घूम कर लौटा। जालपा रसोई बना रही थी। उसे देखते ही बोली, रतन आई थी। मैंने उसके सब रुपए दे दिए। रमा के पैरों के नीचे से मिट्टी खिसक गई। आंखें फैलकर माथे पर जा पहुंची। घबराकर बोला, क्या कहा? रतन को रुपए दे दिए। तुमसे किसने कहा था कि उसे रुपए दे देना? जालपा, उसी के रुपए तो तुमने लाकर रखे थे। तुम खुद उसका इंतजार करते रहे। तुम्हारे जाते ही वह आई और कंगन मांगने लगी। मैंने झुंझलाकर उसके रुपए फेंक दिए। रमा ने सावधान होकर कहा, उसने रुपए मांगे तो न थे। जालपा, मांगे क्यों नहीं? हां, जब मैंने दे दिए तो अलबत्ता कहने लगी, इसे क्यों लौटाती हो? अपने पास ही पड़ा रहने दो। मैंने कह दिया, ऐसे शक्की मिजाज वालों का रुपया मैं नहीं रखती। रमानाथ, ईश्वर के लिए तुम मुझसे बिना पूछे ऐसे काम मत किया करो। जालपा, तो अभी क्या हुआ? उसके पास जाकर रुपए मांग लाओ। मगर अभी से रुपए घर में लाकर अपने जी का जंजाल क्यों मोल लोगे? रमा इतना निस्तेज हो गया कि जालपा पर बिगड़ने की भी शक्ति उसमें न रही। रुआसा होकर नीचे चला गया और स्थिति पर विचार करने लगा। जालपा पर बिगड़ना अन्याय था। जब रमा ने साफ कह दिया कि ये रुपए रतन के हैं और इसका संकेत तक न किया कि मुझसे पूछे बगैर रतन को रुपए मत देना, तो जालपा का कोई अपराध नहीं। उसने सोचा, इस समय झुझलाने और बिगड़ने से समस्या हल न होगी। शांत चित्त होकर विचार करने की आवश्यकता थी। रतन से रुपए वापस लेना अनिवार्य था। जिस समय वह यहां आई है, अगर मैं खुद मौजूद होता तो कितनी खूबसूरती से सारी मुश्किल आसान हो जाती। मुझको क्या शामत सवार थी कि घूमने निकला। एक दिन न घूमने जाता तो कौन मरा जाता था। कोई गुप्त शक्ति मेरा अनिष्ट करने पर उतारू हो गई है। 10 मिनट की अनुपस्थिति ने सारा खेल बिगाड़ दिया। वो कह रही थी कि रुपए रख लीजिए। जालपा ने जरा समझ से काम लिया होता तो यह नौबत काहे को आती। लेकिन फिर मैं बीती हुई बातें सोचने लगा। समस्या है, रतन से रुपए वापस कैसे लिए जाए? क्यों ना चलकर कहूं, रुपए लौटाने से आप नाराज हो गई हैं। असल में मैं आपके लिए रुपए न लाया था, सर्राफ से इसलिए मांग लाया था जिससे वह चीज बनाकर दे दे। संभव है वो खुद ही लज्जित होकर क्षमा मांगे और रुपए दे दे। बस इस वक्त वहां जाना चाहिए। ये निश्चय करके उसने घड़ी पर नजर डाली। 8:30 बजे थे। अंधकार छाया हुआ था। ऐसे समय रतन घर से बाहर नहीं जा सकती। रमा ने साइकिल उठाई और रतन से मिलने चला। रतन के बंगले पर आज बड़ी बहार थी। यहां नित्य ही कोई न कोई उत्सव, दावत, पार्टी होती रहती थी।
रतन का एकांत नीरस जीवन इन विषयों की ओर उसी भांति लपकता था जैसे प्यासा पानी की ओर लपकता है। इस वक्त वहां बच्चों का जमघट था। एक आम के वृक्ष में झूला पड़ा था। बिजली की बत्तियां जल रही थी। बच्चे झूला झूल रहे थे और रतन खड़ी झूला रही थी। हुहाम मचा हुआ था। वकील साहब इस मौसम में भी ऊनी ओवरकोट पहने बरामदे में बैठे सिगार पी रहे थे। रमा की इच्छा हुई कि झूले के पास जाकर रतन से बातें करे, पर वकील साहब को खड़े देखकर वो संकोच के मारे उधर न जा सका। वकील साहब ने उसे देखते ही हाथ बढ़ा दिया और बोले, आओ रमा बाबू, कहो, तुम्हारे म्यूनिसिपल बोर्ड की क्या खबर है? रमा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, कोई नई बात तो नहीं हुई? वकील, आपके बोर्ड में लड़कियों की अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव कब पास होगा? और कई बोर्डों ने तो पास कर दिया। जब तक स्त्रियों की शिक्षा का काफी प्रचार न होगा, हमारा कभी उद्धार न होगा। आप तो यूरोप न गए होंगे? ओह, क्या आजादी है, क्या दौलत है, क्या जीवन है, क्या उत्साह है। बस मालूम होता है यही स्वर्ग है। और स्त्रियां भी सचमुच देवियां है। इतनी हंसमुख, इतनी स्वच्छंद, ये सब स्त्री शिक्षा का प्रसाद है। रमा ने समाचार पत्रों में इन देशों का जो थोड़ा बहुत हाल पढ़ा था, उसके आधार पर बोला, वहां स्त्रियों का आचरण तो बहुत अच्छा नहीं है। वकील, नॉनसेंस। अपने अपने देश की प्रथा है। आप एक युवती को किसी युवक के साथ एकांत में विचरते देखकर दांतों तले उंगली दबाते हैं। आपका अंतःकरण इतना मलिन हो गया है कि स्त्री पुरुष को एक जगह देखकर आप संदेह किए बिना रह ही नहीं सकते। पर जहां लड़के और लड़कियां एक साथ शिक्षा पाते हैं, वहां ये जातिभेद बहुत महत्व की वस्तु नहीं रह जाती। आपस में स्नेह और सहानुभूति की इतनी बातें पैदा हो जाती हैं कि कामुकता का अंश बहुत थोड़ा रह जाता है। ये समझ लीजिए कि जिस देश में स्त्रियों की जितनी अधिक स्वाधीनता है, वो देश उतना ही सभ्य है। स्त्रियों को कैद में, पर्दे में या पुरुषों से कोसों दूर रखने का तात्पर्य यही निकलता है कि आपके यहां जनता इतनी आचार भ्रष्ट है कि स्त्रियों का अपमान करने में जरा भी संकोच नहीं करती। युवकों के लिए राजनीति, धर्म, ललित कला, साहित्य, दर्शन, इतिहास, विज्ञान और हजारों ही ऐसे विषय हैं जिनके आधार पर वे युवतियों से गहरी दोस्ती पैदा कर सकते हैं। कामलिप्सा उन देशों के लिए आकर्षण का प्रधान विषय है जहां लोगों की मनोवृत्तियां संकुचित रहती हैं। मैं साल भर यूरोप और अमेरिका में रह चुका हूं। कितनी ही सुंदरियों के साथ मेरी दोस्ती थी। उनके साथ खेला हूं, नाचा भी हूं, पर कभी मुंह से ऐसा शब्द न निकलता था जिसे सुनकर किसी युवती को लज्जा से सिर झुकाना पड़े। और फिर अच्छे और बुरे कहां नहीं है। रमा को इस समय इन बातों में कोई आनंद न आया। वो तो इस समय दूसरी ही चिंता में मग्न था। वकील साहब ने फिर कहा, जब तक हम स्त्री पुरुषों को अबाध रूप से अपना अपना मानसिक विकास न करने देंगे, हम अवंती की ओर खिसकते चले जाएंगे। बंधनों से समाज का पैर न बांधिए, उसके गले में कैदी की जंजीर न डालिए। विधवा विवाह का प्रचार कीजिए, खूब जोरों से कीजिए। लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब कोई अधेड़ आदमी किसी युवती से ब्याह कर लेता है तो क्यों अखबारों में इतना कुहराम मच जाता है। यूरोप में 80 बरस के बूढ़े युवतियों से ब्याह करते हैं। 70 वर्ष की वृद्धाएं युवकों से विवाह करती हैं। कोई कुछ नहीं कहता। किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती। हम बूढ़ों को मरने के पहले ही मार डालना चाहते हैं। हालांकि मनुष्य को कभी किसी सहगामिनी की जरूरत होती है तो वह बुढ़ापे में, जब उसे हरदम किसी अवलंब की इच्छा होती है, जब वो प्रमुखापेक्षी हो जाता है। रमा का ध्यान झूले की ओर था। किसी तरह रतन से दो दो बातें करने का अवसर मिले। इस समय उसकी सबसे बड़ी यही कामना थी। उसका वहां जाना शिष्टाचार के विरुद्ध था। आखिर उसने एक क्षण के बाद झूले की ओर देखकर कहा, ये इतने लड़के किधर से आ गए? वकील, रतन बाई को बाल समाज से बड़ा स्नेह है। न जाने कहां कहां से इतने लड़के जमा हो जाते हैं। अगर आपको बच्चों से प्यार हो तो जाइए। रमा तो ये चाहता ही था। चट झूले के पास जा पहुंचा। रतन उसे देखकर मुस्कराई और बोली,
इन शैतानों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। झूले से इन सबों का पेट ही नहीं भरता। आइए जरा आप भी बेगार कीजिए, मैं तो थक गई। ये कहकर वो पक्के चबूतरे पर बैठ गई। रमा झोंके देने लगा। बच्चों ने नया आदमी देखा तो सब के सब अपनी बारी के लिए उतावले होने लगे। रमा को बच्चों से नाम मात्र को भी प्रेम न था, पर इस वक्त फंस गया था। क्या करता? आखिर आधा घंटा की बेगार के बाद उसका जी ऊब गया। घड़ी में 9:30 बज रहे थे। मतलब की बात कैसे छेड़े? रतन तो झूले में इतनी मग्न थी मानो उसे रुपयों की सुध ही नहीं है। सहसा रतन ने झूले के पास जाकर कहा, बाबूजी, मैं बैठती हूं, मुझे झुलाइए, मगर नीचे से नहीं, झूले पर खड़े होकर पैंग मारिए। रमा बचपन ही से झूले पर बैठने से डरता था। एक बार मित्रों ने जबरदस्ती झूले पर बैठा दिया तो उसे चक्कर आने लगा, पर इस अनुरोध ने उसे झूले पर आने के लिए मजबूर कर दिया। रतन 2 बच्चों को लेकर बैठ गई और ये गीत गाने लगी। कदम की डरिया झूला पड़ गयोरी, राधा रानी झूलन आई। रमा झूले पर खड़ा होकर पैंग मारने लगा, लेकिन उसके पांव कांप रहे थे और दिल बैठा जाता था। जब झूला ऊपर से फिरता था तो उसे ऐसा जान पड़ता था मानो कोई तरल वस्तु उसके वक्ष में चुभती चली जा रही है। एक क्षण के बाद रतन ने कहा, जरा और बढ़ाइए साहब, आपसे तो झूला बढ़ता ही नहीं। रमा ने लज्जित होकर और जोर लगाया पर झूला न बढ़ा। रमा के सिर में चक्कर आने लगा। रतन, आपको पैंग मारना नहीं आता, कभी झूला नहीं झूले? रमा ने झिझकते हुए कहा। हाँ, इधर तो वर्षों से नहीं बैठा। रतन, तो आप इन बच्चों को संभाल कर बैठिए, मैं आपको झुलाऊंगी। अगर उस डाल से न छू ले तो कहिएगा। रमा के प्राण सूख गए। बोला, आज तो बहुत देर हो गई है, फिर कभी आऊंगा। रतन, अजी अभी क्या देर हो गई है, 10 भी नहीं बजे। घबराइए नहीं, अभी बहुत रात पड़ी है, खूब झूल कर जाइएगा। कल जालपा को लाइएगा, हम दोनों झूलेंगे। रमा झूले पर से उतरा तो उसका चेहरा सहमा हुआ था। मालूम होता था अब गिरा, अब गिरा। वो लड़खड़ाता हुआ साइकिल की ओर चला और उस पर बैठकर तुरंत घर भागा। कुछ दूर तक उसे कुछ होश न रहा। पांव अपने आप पैडल घुमाते जाते थे। आधी दूर जाने के बाद उसे होश आया। उसने साइकिल घुमा दी, कुछ दूर चला, फिर उतरकर सोचने लगा। आज संकोच में पड़कर कैसी बाजी हाथ से खोई। वहां से चुपचाप अपना सा मुंह लिए लौट आया। क्यों उसके मुंह से आवाज नहीं निकली? रतन कोई हवा तो थी नहीं जो उसे खा जाती। सहसा उसे याद आया, थैली में 800 रुपए थे। जालपा ने झुंझलाकर थैली की थैली उसके हवाले कर दी। शायद उसने भी गिना नहीं तो जरूर कहती। कहीं ऐसा न हो थैली किसी को दे दे या और रुपयों में मिला दे तो गजब ही हो जाए। कहीं का न रहूं, क्यों न इसी वक्त चलकर बेशी रुपए मांग लाओ। लेकिन देर बहुत हो गई है, सवेरे फिर आना पड़ेगा। मगर ये 200 रुपए मिल भी गए तब भी तो 500 रुपयों की कमी रहेगी। उसका क्या प्रबंध होगा? ईश्वर ही बेड़ा पार लगाए तो लग सकता है। सवेरे कुछ प्रबंध ना हुआ तो क्या होगा? ये सोचकर वो कांप उठा। जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं जब निराशा में भी हमें आशा होती है। रमा ने सोचा, एक बार फिर गंगू के पास चलो, शायद दुकान पर मिल जाए, उसके हाथ पांव जोड़ूं, संभव है कुछ दया आ जाए। वो सर्राफे जा पहुंचा, मगर गंगू की दुकान बंद थी। वो लौटा ही था कि चरणदास आता हुआ दिखाई दिया। रमा को देखते ही बोला, बाबूजी, आपने तो इधर का रास्ता ही छोड़ दिया, कहिए रुपए कब तक मिलेंगे? रमा ने विनम्र भाव से कहा, अब बहुत जल्द मिलेंगे भाई, देर नहीं है। देखो, गंगू के रुपए चुकाए हैं, अब की तुम्हारी बारी है। चरणदास, वो सब किस्सा मालूम है। गंगू ने होशियारी से अपने रुपए न ले लिए होते तो हमारी तरह टापा करते। साल भर हो रहा है, रुपए सैकड़े का सूद भी रखिए तो 84 रुपए होते हैं। कल आकर हिसाब कर जाइए। सब नहीं तो आधा तिहाई कुछ दे दीजिए।
लेते देते रहने से मालिक को ढाढ़स रहता है। कान में तेल डालकर बैठे रहने से तो उसे शंका होने लगती है कि इनकी नीयत खराब है। तो कल कब आइएगा? रमानाथ, भाई, कल मैं रुपए लेकर तो न आ सकूंगा। यो जब कहो तब चलाओ। क्यों, इस वक्त अपने सेठ जी से 400-500 रुपयों का बंदोबस्त न करा दोगे? तुम्हारी मुट्ठी भी गर्म कर दूंगा। चरणदास, कहा की बात लिए फिरते हो बाबूजी, सेठ जी एक कौड़ी तो देंगे नहीं। उन्होंने यही बहुत सलूक किया कि नालिश नहीं कर दी। आपके पीछे मुझे बातें सुननी पड़ती हैं। क्या बड़े मुंशी जी से कहना पड़ेगा? रमा ने झुंझला कर कहा, तुम्हारा देनदार मैं हूं, बड़े मुंशी नहीं है। मैं मर नहीं गया हूं, घर छोड़कर भागा नहीं जाता हूं। इतने अधीर क्यों हुए जाते हो? चरणदास, साल भर हुआ, एक कौड़ी नहीं मिली, अधीर ना हो तो क्या हूं। कल कम से कम 200 की फिक्र करके रखिएगा। रमानाथ, मैंने कह दिया, मेरे पास अभी रुपए नहीं है। चरणदास, रोज गठरी काट काट कर रखते हो, उस पर कहते हो रुपए नहीं है। कल रुपए जुटा रखना, कल आदमी जाएगा जरूर। रमा ने उसका कोई जवाब न दिया, आगे बढ़ा। इधर आया था कि कुछ काम निकलेगा, उल्टा तकाजा सहना पड़ा। कहीं दुष्ट सचमुच बाबूजी के पास तकाजा न भेज दे, आफत ही हो जाएगी। जालपा भी समझेगी कैसा लबाड़िया आदमी है। इस समय रमा की आंखों से आंसू तो न निकलते थे, पर उसका एक एक रोआ रो रहा था। जालपा से अपनी असली हालत छिपाकर उसने कितनी भारी भूल की। वह समझदार औरत है। अगर उसे मालूम हो जाता कि मेरे घर में भूंजी भांग भी नहीं है, तो वो मुझे कभी उधार गहने न लेने देती। उसने तो कभी अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। मैं ही अपनी शान जमाने के लिए मरा जा रहा था। इतना बड़ा बोझ सिर पर लेकर भी मैंने क्यों किफायत से काम नहीं लिया? मुझे एक एक पैसा दांतों से पकड़ना चाहिए था। साल भर में मेरी आमदनी सब मिलाकर 1000 से कम न हुई होगी। अगर किफायत से चलता तो इन दोनों महाजनों के आधे आधे रुपए जरूर अदा हो जाते, मगर यहां तो सिर पर शामत सवार थी। इसकी क्या जरूरत थी कि जालपा मोहल्ले भर की औरतों को जमा करके रोज सैर करने जाती। सैकड़ों रुपए तो तांगे वाला ले गया होगा, मगर यहां तो उस पर रोब जमाने की पड़ी हुई थी। सारा बाजार जान जाए कि लाला निरे लफंगे हैं, पर अपनी स्त्री न जानने पाए। वाह री बुद्धि! दरवाजे के लिए पर्दों की क्या जरूरत थी? 2 लैंप क्यों लाया? नई निवाड़ लेकर 4 पाइया क्यों बिनवाई? उसने रास्ते ही में उन खर्चों का हिसाब तैयार कर लिया जिन्हें उसकी हैसियत के आदमी को टालना चाहिए था। आदमी जब तक स्वस्थ रहता है, उसे इसकी चिंता नहीं रहती कि वह क्या खाता है, कितना खाता है, कब खाता है। लेकिन जब कोई विकार उत्पन्न हो जाता है, तो उसे याद आती है कि कल मैंने पकौड़ियां खाई थी। विजय बहिर्मुखी होती है, पराजय अंतर्मुखी। जालपा ने पूछा, कहाँ चले गए थे? बड़ी देर लगा दी। रमानाथ, तुम्हारे कारण रतन के बंगले पर जाना पड़ा। तुमने सब रुपए उठाकर दे दिए, उसमें 200 रुपए मेरे भी थे। जालपा, तो मुझे क्या मालूम था? तुमने कहा भी तो न था। मगर उनके पास से रुपए कहीं जा नहीं सकते, वो आप ही भेज देंगी। रमानाथ, माना, पर सरकारी रकम तो कल दाखिल करनी पड़ेगी। जालपा, कल मुझसे 200 रुपए ले लेना, मेरे पास है।